Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study Class 6, Subject History, Lesson number 10, Ancient India Cultural. So let's start. This topic we will divide into 5 subtopics: Language and Literature, second Life of the People, third Science, fourth Centers of Education, and fifth one is Art and Architecture. Let's see the first one, Language and Literature. It means Bhasha or Sahitya. There was an uninterrupted literary tradition in ancient India. This literature was produced in the Sanskrit, Ardh-Magdi, Pali and Tamil languages. It includes religious literature, treatises on grammar, epics, plays, stories, etc. now भाषा और साहित्य के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत में साहित्य लेखन में अखंड परंपरा थी। साहित्य का यह लेखन संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और तमिल भाषाओं में हुआ। उनमें धार्मिक साहित्य, व्याकरण ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक, कथा साहित्य जैसे बहुविध लेखन का समावेश है। नेक्स्ट इज संगम लिटरेचर। नाउ संगम मीन्स अ गैदरिंग ऑफ लर्न्ड मेन। जो विद्वान होते हैं, लर्न्ड मीन्स विद्वान, राइट। संगम का अर्थ है विद्वान साहित्यकारों की सभाएं। ओके, द लिटरेचर कंपाइल्ड इन सच गैदरिंग्स इज नोन एज संगम लिटरेचर। नाउ इन सभाओं में संकलित जो साहित्य है संगम साहित्य के रूप में परिचित है। इट इज मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन तमिल। ओके, यह साहित्य तमिल भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य है। ओके, नाउ सिलप्पाधिकारम and Manimekalai are two of its well-known epics. So सिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। From Sangam literature we learn about political and social life in South India during the period. और इस लिटरेचर से, इस साहित्य से हमें पॉलिटिकल एंड सोशल, इट मीन्स राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। किसके? दक्षिण भारत के बारे में। Now next, religious literature. Religious means धार्मिक साहित्य. The important texts include आगम ग्रंथ, टिपिटक एंड भगवद गीता. Now इस साहित्य में आगम ग्रंथ, टिपिटक और भगवद गीता ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। The Jain आगम ग्रंथास are written in Prakrit languages of Ardh-Magdi, Saurseni and Maharashtra. The Agam Granthas are a collection of the teachings of Vardhaman Mahavir. Literary works like Mahapuranas, biography stories, then etc. are available in the Apabhramsha language. Now, Siddhasen Divakar wrote Samay Sutta, a work in Prakrit on jurisprudence. Vimal Suri has told the story of Rama in Paumcharya, a poetic work in Prakrit. Now Prakrit एक language है, okay? Now Haribhadra Suri. Haribhadra Suri's Samarai Kaha, okay? And Udyantan Saris कुवलय मला कहा ग्रंथ भी विशेष प्रसिद्ध है। Okay, are well known works. Now Tipitaka has 3 pitakas or parts. The word pitaka means a basket or collections. Here it means a section. Okay. Now धार्मिक साहित्य के बारे में देखेंगे। इस साहित्य में आगम ग्रंथ, टिपिटक और भगवद गीता ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। Now जैन आगम ग्रंथ अर्धमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री जैसी प्राकृत भाषाओं में लिखे गए। ये सबसे प्राचीन भाषा है। ओके, अर्धमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री ये भाषाओं का नाम है। नव वर्धमान महावीर के उपदेश आगम ग्रंथों में एकत्रित किए गए हैं। अपभ्रंश भाषा में महापुराण, चरित्र, कथा आदि साहित्य पाया जाता है। नव सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय शास्त्र से संबंधित समय सुत नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा था। ओके, विमल सुरी ने पौचर्य नामक प्राकृत काव्य में राम कथा बताई है। नाउ हरिभद्र सुरी का समराइच कहा और उद्यन सुरी का
कुवलय माला कहा ग्रंथ भी विशेष प्रसिद्ध है। सो उस लैंग्वेज में इसलिए उसके जो वर्ड्स है थोड़े हार्ड है। नाउ टिपिटक, ओके, टिपिटाका हैज 3 पिटाकास और पार्ट्स। नाउ पिटाका मीन्स पार्ट्स, ओके। टिपिटक में 3 पिटक है। पिटक का अर्थ होता है पेटी। नाउ यहाँ उसका अर्थ है विभाग। नाउ टिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें 3 अलग अलग प्रकार के साहित्य समाविष्ट है। Okay, it consists of 3 categories of text. Now, in that first one is Sutta Pitaka. It includes the text of Gautam Buddha's teachings or sermons. They are called Suktas. Okay, Sutta Pitak इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश वचनों को एकत्रित किया गया है। इन वचनों को सुक्त कहते हैं। Next one is Vinay Pitaka. The word Vinay here means rules. The Vinay Pitaka gives the rules of behavior which bhikshus and bhikshunis in the Buddha Sangha should follow in their day-to-day lives. Now Vinay Pitak, विनय इसका अर्थ है यहाँ पर नियम है। इसमें बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुनियों को दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए इसके नियम बताए गए हैं। Now next third is Abhidhamma Pitaka. In this, Buddhist doctrine has been explained. A text titled Attakatha, okay, which explains the Tipitaka, is well-known learned women composed gathas, narratives about their own experiences. They have been compiled in the Therigatha. They are in Pali language. नाउ थर्ड वन देखेंगे अभिधम पिटक। अभिधम पिटका इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन को समझाया गया है। नाउ टिपिटक की व्याख्या करने वाला अष्टकथा, इट मीन्स अर्थकथा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। अब विदुषियों ने अपने अनुभव बताने वाली गाथाओं की रचना की है। उन गाथाओं को थेरी गाथा नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। ये गाथा है पाली भाषा में है। ओके, तो ये सारे लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर मीन्स धार्मिक साहित्य के बारे में है। द भगवत गीता विच इज द भगवत गीता विच इज sacred text of Hindus is a part of Mahabharata. The Bhagavad Gita tells us that each one of us should do our duty without expecting rewards. It also says that the path of devotion to God is open to all. Now हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता और वह महाभारत का ही एक अंग है। और भगवत गीता में कहा गया है कि फल की आशा न करते हुए अपना अपना कर्तव्य करें। इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्त है। और आदि शंकराचार्य लिव ड्यूरिंग 8th century CE. Adi Shankaracharya, you can see her in this picture. Okay, this is Adi Shankaracharya. It means Adya Shankaracharya. वो इस पीरियड में रहते थे। He emphasized knowledge and renunciation. He wrote commentaries explaining the Upanishad, Brahma Sutras, and Bhagavad Gita. He established 4 mats in 4 directions of India at Badrinath, Dwarka, Jagannath Puri, and Shrungeri. Okay. सो इन्होंने क्या कार्य किया था? उन्होंने ज्ञान और वैराग्य जैसी बातों पर बल दिया। साथ ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता ग्रंथों पर भाष्य लिखकर उनका अर्थ भी स्पष्ट किया। और उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में मीन्स बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी, इन स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की थी। नाउ कौटिल्य wrote the अर्थशास्त्र in which he discusses at length what constitutes on excellent administrative system. Now कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। उत्तम शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसका विस्तृत विचार विमर्श कौटिल्य ने इस ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट इज ट्रीटाइजेस ऑन ग्रामर, व्याकरण ग्रंथ, इसके बारे में देखेंगे। अष्टाध्यायी written by grammarian Panini is considered to be standard work on Sanskrit grammar. Patanjali wrote Mahabhashya. It explains principle given in Panini's Ashtadhyayi. Now, Vyakaranacarya means grammarian Panini जो था
उसके द्वारा लिखित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। ओके, इस ग्रंथ में पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ में दिए गए सूत्रों का भी स्पष्टीकरण इसमें किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज आर्ष एंड क्लासिकल एपिक्स। इट मीन्स आर्ष और अभिजात महाकाव्य। रामायण एंड महाभारत आर द टू आर्ष epics of ancient India. Arsha means composed by rishis or sages. The Ramayana was composed by Rishi Valmiki. The main character of Ramayana is Sri Ram. Mahabharata has been composed by sage Vyas. Its main theme is the war between Kauravas and Pandavas. It also tells us about Lord Krishna's life. The Mahabharata provides comprehensive picture of various human sentiments and emotions and their consequences. Now इसमें आर्ष और अभिजात महाकाव्य के बारे में देखेंगे। नाउ प्राचीन भारत के रामायण महाभारत, ये दो महाकाव्य हम सब जानते ही है। नाउ आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों द्वारा रची गई रचना। नाउ रामायण महाकाव्य ये जो है वाल्मीकि इन्होंने लिखा था, रचा गया था इनके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। अब रामायण की कथा के जो मेन नायक है, जो हीरो है, राइट, मेन कैरेक्टर जो है वो है श्री राम। और महाभारत ये जो है महाकाव्य है वो व्यास ऋषि ने रचा गया था, इन्होंने रचा था। कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था वही इसका मेन विषय है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। अब महाभारत में विभिन्न मानवीय भाव भावनाओं और उनके परिणामों का व्यापक दर्शन होता है। Now sometimes there is such a period in the history of language, literature and art that is its glory remain undiminished. Even later on, the art, literature, etc. produced in such a period is said to classical. Raghuvansha and Kumar Sambhava by Kalidasa, Kiratarjuniya by Bharavi and Shishupal Vad by Magha are well-known composition of ancient period written in classical Sanskrit. Now इसके बारे में देखेंगे कि भाषा, साहित्य और कला की परंपरा में कोई कालखंड ऐसा भी होता है कि भविष्य में भी उनकी गरिमा और गौरव अबाधित रहते हैं, मीन्स वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। ऐसे कालखंड में निर्मित साहित्य, कला और आदि भाषा आदि को अभिजात साहित्य के रूप में माना जाता है। ओके, नाउ ऐसे कालखंड में जो साहित्य होके गए हैं, राइट, सो अभिजात संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा, मीन्स इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग था, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश, मीन्स कालिदास ने रघुवंश रचा था। देन कुमार संभव भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध, प्राचीन कालखंड में भी ये महाकाव्य विख्यात थे। नाउ नेक्स्ट इज थिएटर। थिएटर मीन्स नाटक। नाउ गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इन कलाओं की विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में की है। संवादों के माध्यम से की जाने वाली इन कलाओं की प्रस्तुति को नाटक कहते हैं। ओके, नाउ थिएटर क्या है? इंडिया हैज एन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग स्टोरी थ्रू सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांस. These arts have been discussed in great details in the Natya Shastra by Bharat Muni. When these arts are presented with supporting dialogues, they are known as theatre. Among the ancient Sanskrit plays, Swapna Vasavadatta by Bhas, then अभिज्ञान शाकुंतल बाय कालिदास एक्सेट्रा आर फेमस. ओके, सो ये नाटक फेमस थे, राइट. भास द्वारा लिखा गया स्वप्न वासव दत्त और कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतल, ये नाटक प्रसिद्ध थे. और नेक्स्ट इज नरेटिव लिटरेचर. इन द एंशिएंट टाइम स्टोरी टेलिंग वाज यूज्ड टू एजुकेट पीपल थ्रू एंटरटेनमेंट. ओके,
प्राचीन समय में भारत में कथा साहित्य का उपयोग मनोरंजन द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। ओके, नाउ इसमें गुणाढ्यस बृह कथा written in a language called Paishachi is well known. Now, Panchatantra composed by Pandit Vishnu Sharma is an excellent example of narrative literature. This text has been translated into many languages. Similarly, Buddha Jatak tales are also very well known. Now, गुणाढ्य का लिखा हुआ बृहद कथा ग्रंथ प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा के विद्वान द्वारा रचित पंचतंत्र ये ग्रंथ कथा साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है। अब इस ग्रंथ का अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन अनुवाद भी हुआ है। अब बौद्ध जातक कथाएं भी विख्यात है, मीन्स प्रसिद्ध है। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल। नाउ जनजीवन कैसा था? द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया शेड्स लाइट ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल of the time. Those were prosperous times due to flourishing internal as well as foreign trade. The society was divided into different castes. There were organization of traders as well as artisans. These organizations were called trainees. Trade was carried out by sea as well as land routes. Indian goods like fine textiles, then ivory, precious stones, spices, beautifully made earthen pottery were in great demand in foreign countries. The main crops were rice, wheat, barley, and lentil, means masoor. The diet of the people included food items made from these, besides meat, then fish, milk, ghee, and fruit. The people mostly wore cotton garments, though silk and woolen garments were also worn. Their clothes resemble today's dhoti, uparne, mundase, sari, etc. The concept of stitching clothes was introduced in India during the Kushana period. Now, life of the people. जनजीवन कैसा था? प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में देशांतर्गत और सुदूर देशों के साथ चलने वाले जो व्यापार के कारण संपन्नता और समृद्धि का निवास था भारत में। और समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, बहुत सारे कास्ट थे, विभिन्न कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। और व्यापार कैसे चलता था, कहाँ से चलता था? व्यापार जलमार्ग और सड़क के मार्ग से चलता था। मलमल के वस्त्र, हाथी दंत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ, राइट, स्पाइसेस, उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन आदि भारतीय वस्तुओं को विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मांग थी। ओके, नाउ चावल, गेहूं, देन मसूर, ये प्रमुख वहां की फसलें थी उस टाइम की भारत में। लोगों के भोजन में अनाजों में से बने हुए विभिन्न पदार्थ, देन मांस, मछली, दूध, घी, फलों का भी समावेश रहता था। लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, साथ ही रेशमी और ऊनी वस्त्र का भी उपयोग करते थे। वे वस्त्र लगभग आज के वस्त्रों जैसे, मीन्स धोती, उत्तरीय वस्त्र, साफा, साड़ी के समान थे। कुशानों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। ओके, नाउ स्टिचिंग क्लोथ्स was introduced in the India during the Kushana period. Kushana period में ये इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट इज साइंस, मेडिसिन। Indian medical science is known as Ayurveda. It has a very old tradition. It seeks to understand the symptoms of an illness, its diagnosis and treatment. Also, much thought has been given to prevention of illness. Jivika was a well-known Vaidya at the court of King Bimbisara. The Charaka Samhita contains detailed information about clinical
diagnosis and pharmacy. It was written by Charak. The famous surgeon Sushruta has discussed the diagnosis of different ailments and their remedies in his treatise, the Sushruta Samhita. The importance of this text is that it discusses the different causes leading to injuries, fractures, their types, and the various types of surgeries required for them. The text was translated into the Arabic language and was called Susud. Vagbata also wrote many books on medical science. Now the Ashtang Sangraha and Ashtang Hriday Samhita are most important of them. The Buddha Bhikshu Siddha Nagarjuna in his book Rasaratnakara describe various chemicals and metals. Now चिकित्सा विज्ञान मेडिकल जो साइंस है उसके बारे में भारतीय वैदिक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है, राइट। देन आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है। आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान, रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसी बातों का विचार किया गया है। साथ ही रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए इसका भी विचार इसमें किया गया है। नाउ बिंबिसार हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है बिंबिसार के बारे में, राइट। सो बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था, ओके, डॉक्टर। नाउ चरक संहिता जो ग्रंथ है उसमें चिकित्सा विज्ञान तथा औषधि विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ चरक ने लिखा है, ओके। चरक ये नाम भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, ओके। शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान, उपचारों की जानकारी प्राप्त है। इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें विविध कारणों से लगने वाले घाव, हड्डियों का टूटना, उनके प्रकार और उपचार, उन पर किए जाने वाले शल्य क्रिया मीन्स ऑपरेशन के प्रकारों पर विचार विमर्श किया है। ना सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। उनका नाम किताब ए सुसुद था। वाग्भट ने वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। उसमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध भिक्षु सिद्ध नागार्जुना द्वारा लिखित रस रत्नाकर ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के विषय में जानकारी हमें मिलती है, ओके। ये सारे लिटरेचर है जिसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, इट मीन्स गणित और खगोल विज्ञान। The ancient Indian had studied mathematics and astronomy at great depth. Indians were the first to use numerals 1 to 9 and 0. They invented the concept of decimal system in which value of digit change according to its place, ekam, dasham, unit, tens, etc. The scientist Aryabhatta wrote the book Aryabhatiya, which included many formula for mathematical operations. Aryabhatta was also an astronomer. He stated that the earth revolves around the sun. Okay. Now गणित और खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान के बारे में प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान विषयों का गहन अध्ययन किया था, ओके। नाउ फर्स्ट 1 to 9 और 0 ये जो नंबर्स है वो पहले उनका यूज या उपयोग हमारे भारत में किया गया था। नाउ इन अंकों का मूल्य एकम, दशम, राइट, या एकम दशम मीन्स यूनिट्स, टेंस, राइट। सो ये स्थानानुसार बदलता है, ये भी यहाँ पे ही इंडिया में ये खोजा गया था। देन यह प्राचीन भारतीयों को मालूम था। आर्यभट्ट नामक जो वैज्ञानिक है, राइट,
सो उसने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, उसमें गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्र उसमें लिखे थे। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी भी था। उसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। उसमें भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ उसने यूनानी और रोमन इजिप्शियन संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विचार भी किया गया है। अब ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। There were many famous centers of education in ancient India. Students from other countries also came there for their studies. Now शिक्षा के केंद्र, प्राचीन भारत में शिक्षा के बहुतायत मीन्स केंद्र थे, सेंटर्स थे, जहाँ पे विदेशों से भी छात्र मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे। In that first one is तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय. Now Takshashila was an important city on the ancient Indian trade route. Today it is in Pakistan. Archaeological evidence found there suggests that the city was established in the 6th century BCE. Jivaka, a contemporary of Gautam Buddha and famous Vaidya, had studied at Takshashila University. By the 4th century BCE, the fame of university had spread far and wide. Chandragupta Maurya, the founder of the Maurya Empire, was educated at this university. The grammarian Panini and Vaidya Charaka were also students of Takshashila University. The Greek historians who accompanied Alexander have also given a description of the university. They have stated that such a university did not exist anywhere in Greece. The famous Chinese Buddha Bhikshu Fahen, who came to India around 400 CE, also visited Takshashila University. The university provided education in various subjects such as Vedic literature, Buddhist philosophy, economics, logic, etc. Okay, now शिक्षा के केंद्र, उसमें तक्षशिला ये विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नव तक्षशिला प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर महत्वपूर्ण है। नव वह स्थान अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। वहां पाए गए पुरातत्वीय प्रमाण के आधार पर दिखाई देता है कि तक्षशिला नगरी जो है 6ठी शताब्दी में बसाई गई थी। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नाउ तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैली हुई थी। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही हुई थी। नाउ ग्रामेरियन पाणिनि यानी व्याकरणाचार्य जो पाणिनि था, देन वैद्य चरक भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे। नाउ अलेक्जेंडर जो है राइट सिकंदर के साथ हुए यूनानी इतिहासकारों ने भी तक्षशिला का उल्लेख इसमें किया है। उन्होंने लिखा है कि ग्रीस में भी ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं है। नाउ चीनी बौद्ध भिक्षु जो फाइयान हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था उसके बारे में, जो भारत आया था, जो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में रहा था, उस समय वह तक्षशिला विश्वविद्यालय भी गया था। इस विश्वविद्यालय में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट सेंटर जो है वो है वाराणसी। द रिवर गंगा हैज टू tributaries, Varana and Asi. The city located between them came to be called Varanasi. Since ancient times, it has had centers which provided education in the areas of Vedic as well as Jain Buddhist philosophy. Now Varanasi, Varna और असी नदियां
गंगा की सहायक नदियां हैं। नाउ इन दो नदियों के बीच बसे हुए शहर को वाराणसी नाम प्राप्त हुआ है। प्राचीन समय से वेदों तथा जैन बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र वाराणसी में है। नेक्स्ट इज वल्लभी। वल्लभी was an ancient city in Saurashtra, Gujarat. From the 5th to 8th century CE, it was an important center of Jain and Buddhist philosophy. Yuanzhong and Itzing, the Chinese Buddha bhikshu, had visited Vallabhi. Now Vallabhi गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामक प्राचीन नगर था। ओके, सो 5वीं और 8वीं शताब्दी में वह जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। नाउ योनशोंग और इत्सिंग नामक जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे वल्लभी में वहां पर आए थे। नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी कैन बी फाउंड नियर टुडेज पटना सिटी इन बिहार। Emperor Harshavardhan made generous donations to this university. According to the description of Yuanzhong and Itzing, Nalanda University could accommodate thousands of students. The library stocked thousands of books. The students seeking admissions to the university had to appear for an examination at the entrance gate. Okay, Nalanda University। now वर्तमान बिहार के जो पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष है। इस यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन ने मीन्स उदारता मन से जो दान किया था, डोनेशन किया था, उससे बना था। यॉन शोंग और इत्सिंग ने इस यूनिवर्सिटी का वर्णन किया है अपने राइटिंग्स में। उस वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों के रहने की सुविधा थी। विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी के ग्रंथालय में हजारों ग्रंथ थे, बुक्स थे। यहाँ प्रवेश पाने के लिए स्टूडेंट्स को वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी। नेक्स्ट इज कांची। During the reign of Pallava dynasty, 6th century CE, Kanchi in Tamil Nadu emerged as an important center of education. It was a center for teaching and learning of Vedic, Jain and Buddhist texts. Now कांची पल्लव राजसत्ता के समय में वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और जहां पर वैदिक, जैन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। Now next is art and architecture. Indian architecture reached its peak during the Maurya and Gupta period. The stone pillars erected by Emperor Ashoka at various places are excellent examples of Indian sculptures. The stupa at Sanchi and cave structures at Udayangiri, then Khandagiri, Karla, Nashik, Ajanta, Ellora, etc. show that the same tradition advanced even further. The art of making images was developed during the Gupta period. Temple architectures developed during the reigns of the Chalukya and Pallava dynasties in South India. The temples of Mahabalipuram are testimony to this architecture. The art of making bronze images of deities emerged during the period of Pallavas. The iron pillar at Mehrauli near Delhi is evidence of the advanced knowledge of metallurgy of the ancient Indian. Thus, it is clear that ancient Indian culture was very prosperous and advanced. In the next chapter, we will study India's contact with other civilizations and its far-reaching impact. Okay, now आर्ट एंड आर्किटेक्चर मीन्स स्थापत्य और कला के बारे में। मौर्य और गुप्त कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास चरम सीमा पर था। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इसके बारे में पढ़ा है, राइट। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण पत्थर के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण है। हम पूरे भारत में ये यहाँ पर इन प्लेसेस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, राइट। भारतीय शिल्पकला के ये उत्तम उदाहरण है। सांची के स्तूप तथा उदयनगिरी, खंडगिरी, काले, नासिक, अजिंठा
वेरूल आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से वही परंपरा अधिकाधिक विकसित होती गई। यह दिखाई देता है गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राजसत्ताओं के कालखंड में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। इसके प्रमाण महाबलीपुरम, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, ये सेम पिक्चर महाबलीपुरम के मंदिर है। पल्लव राजसत्ता के कालखंड में कांस्य धातु से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना प्रारंभ हुआ। दिल्ली के समीप जो मेहरौली में गुप्तकालीन लौह स्तंभ के आधार पर प्राचीन भारतीयों का धातु विज्ञान विषय ज्ञान कितना उन्नत था, इसका बोध भी हमें इससे होता है। दिस इज दैट मेहरौली। The iron pillar at Mehroli. Then this is the stupa at Sanchi and bronze statue of Nataraj. Okay. So हमने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं उन्नत थी। सो अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच में हुए संपर्क तथा उनके दूरगामी परिणामों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। So today we learn our 10th number lesson, Ancient India Cultural. Okay, so in that we learned about language and literature, life of the people, science, then centers of education, and last art and architecture. I hope you all understood this lesson. इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.